आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे दिग्गज की जिन्होंने सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं खड़ा किया बल्कि उसूलों और इंसानियत की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा की। जरा सोचिए, आप अपनी पूरी मेहनत और उम्मीद एक प्रोजेक्ट में लगा दें और जब उसे बचाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक के पास जाएं तो आपको ये सुनने को मिले। 1999 में रतन टाटा के साथ ठीक यही हुआ था और ये एक लाइन उनके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1991। रतन टाटा ने अपने महान चाचा JRD टाटा से टाटा ग्रुप की कमान संभाली। ये वो दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था बस खुल ही रही थी और बहुत से लोग, यहाँ तक कि ग्रुप के अंदर के लोग भी उन्हें शक की निगाह से देख रहे थे। इन्हीं सब शक और सवालों के बीच रतन टाटा का एक बहुत बड़ा सपना था, टाटा इंडिका। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये पूरे देश के सम्मान का प्रतीक थी। एक ऐसा दांव जो ये साबित कर सकता था कि भारत भी वर्ल्ड स्टेज पर किसी से कम नहीं है। लेकिन देखिए, सपने देखना और उन्हें हकीकत में बदलना दो अलग बातें हैं। शुरुआत में इंडिका को बाजार में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सेल्स उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं थी और हालात इतने बिगड़ गए कि रतन टाटा को अपना पैसेंजर कार डिवीजन बेचने तक का सोचना पड़ा और इसी सिलसिले में वो पहुंचे फोर्ड के पास। 1999 की वो मीटिंग सिर्फ एक बिजनेस डील के बारे में नहीं थी, वो एक गहरा अपमान था। लेकिन कहते हैं ना, कभी-कभी अपमान ही सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाता है। उस दिन की बातों ने रतन टाटा के अंदर एक ऐसी आग जलाई जिसने टाटा ग्रुप की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। ये टाइमलाइन देखिए, 9 साल, 1999 का वो अपमान और फिर 2008 की वो ऐतिहासिक जीत। ये 9 साल की कहानी रतन टाटा के विजन और उनके कभी हार न मानने वाले जज्बे का सबसे बड़ा सबूत है। उस मीटिंग के बाद रतन टाटा ने ठान लिया था कि वो टाटा ग्रुप को सिर्फ एक भारतीय कंपनी नहीं रहने देंगे। उनका लक्ष्य साफ था, टाटा को एक ग्लोबल पावर बनाना। और फिर शुरू हुआ अधिग्रहण का सिलसिला। टीटली, टीकोर, स्टील और फिर सबसे बड़ा दांव, जगुआर लैंड रोवर। ये सिर्फ बिजनेस डील्स नहीं थीं, ये पूरी दुनिया को एक पैगाम था कि भारतीय कंपनियां अब ग्लोबल स्टेज पर आ चुकी हैं। और यहाँ कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। 9 साल बाद 2008 में फोर्ड दिवालिया होने की कगार पर थी और अपने मशहूर ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर को बेचने के लिए टाटा के पास आई। इस बार टेबल पर बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। बिल फोर्ड ने खुद कहा, आप JLR खरीदकर हम पर एक बड़ा एहसान कर रहे हैं। इस ग्लोबल स्ट्रैटेजी का नतीजा जबरदस्त। उनके 21 साल के कार्यकाल में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना और मुनाफा 50 गुना बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ग्रुप की 65% से ज्यादा कमाई अब भारत के बाहर से आ रही थी। ये उनके ग्लोबल विजन की सीधी सीधी जीत थी। लेकिन रतन टाटा की कहानी सिर्फ बिजनेस की कामयाबी की कहानी नहीं है, ये उन उसूलों की भी कहानी है जिन पर वो हमेशा चले और उन मुश्किल चुनौतियों की भी जिनका उन्होंने सामना किया। ये एक लाइन उनकी पूरी फिलॉसफी बता देती है। उनके लिए सफलता का मतलब सिर्फ जीतना नहीं था, बल्कि सही तरीके से जीतना था। नैतिकता और उसूल हमेशा मुनाफे से पहले आते थे। और ये थी उनके लीडरशिप स्टाइल की नींव। वो हमेशा टीम वर्क और सबको साथ लेकर चलने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि लंबे समय की कामयाबी अकेले नहीं बल्कि सबके साथ मिलकर ही हासिल की जा सकती है। लेकिन उनका सफर चुनौतियों से खाली नहीं था। शायद उनके करियर का सबसे मुश्किल और विवादित दौर तब आया जब 2016 में उन्होंने अपने ही चुने हुए उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री को पद से हटा दिया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो बोर्डरूम से शुरू होकर भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। तो हुआ ये कि मिस्त्री को अचानक हटा दिया गया, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। मिस्त्री ने खराब मैनेजमेंट का आरोप लगाया, तो वहीं टाटा ग्रुप ने कहा कि उन्होंने उनका भरोसा तोड़ा है और कंपनी की गुप्त जानकारी लीक की है। ये कानूनी लड़ाई करीब 6 साल तक चली और आखिर में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने टाटा के हक में फैसला सुनाया। बिजनेस की दुनिया और बोर्डरूम की लड़ाइयों से परे रतन टाटा की विरासत का एक और शायद सबसे अहम पहलू है समाज को वापस देने का उनका जज्बा, यानी उनकी फिलैंथ्रोपी। ये बात अपने आप में बहुत अनोखी है। टाटा ग्रुप की जो मेन होल्डिंग कंपनी है, उसका 66% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट्स के पास है।
इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी जो भी मुनाफा कमाती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस समाज की भलाई के कामों में लग जाता है। और उनकी दरियादिली सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को $50 मिलियन का दान दिया, जिससे वो उसके सबसे बड़े इंटरनेशनल डोनर बन गए। इतना ही नहीं, उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को भी $50 मिलियन का दान दिया, जिससे वहां टाटा हॉल नाम का एक एग्जीक्यूटिव सेंटर बनाया गया। भारत में भी उन्होंने विज्ञान और रिसर्च को बहुत बढ़ावा दिया। उन्होंने इंडियन सेंटर फॉर न्यूरोसाइंस को 75 करोड़ रुपए का अनुदान दिया, ताकि एल्जाइमर्स जैसी बीमारी पर स्टडी की जा सके। और देने का ये सिलसिला उनके जाने के बाद भी जारी है। उन्होंने अपनी वसीयत में करीब 10,000 करोड़ रुपए यानी $1.2 बिलियन पूरी तरह से परोपकारी कामों के लिए समर्पित कर दिए हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि एक असली विरासत क्या होती है? वो साम्राज्य जो कोई बनाता है या फिर वो मूल्य और आदर्श जो वो पीछे छोड़ जाता है? शायद रतन टाटा की असली विरासत इन दोनों का ही एक जबरदस्त मिश्रण है। वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि बिजनेस में कामयाबी और इंसानियत दोनों एक साथ चल सकते हैं।